नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीवन कौशल में हम लोग पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा चैप्टर को। इसमें हम लोगों ने काफी सिद्धांतों को पढ़ लिया था, हार्लो का, हर्जबर्ग का और मैस्लो का, मैक्लीलैंड का, मैकग्रेगर का, इन सबके सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। अब आइए जानते हैं इसमें इस प्रत्याशा शब्द का क्या मतलब है। प्रत्याशा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हमारी उम्मीद क्या है। कहते नहीं है कि हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वही एक्सपेक्ट है, और उस एक्सपेक्ट का मतलब होता है हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। ये शब्द लड़कियों से आपने काफी सुना होगा। लड़कियां इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलती हैं, तो वो क्या करती हैं, इस शब्द का खूब प्रयोग करती हैं। और इस एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना। तो एक्सपेक्ट का मतलब क्या है? उम्मीद करना। तो किस लिए प्रत्याशा सिद्धांत नाम पड़ा, इसको जानते हैं। विक्टर ब्रूम ने अपने सिद्धांत में कहा था कि उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने पर ही कोई व्यक्ति क्या होगा? अभिप्रेरित होगा। क्या कहा इन्होंने कहा कोई व्यक्ति तभी अभिप्रेरित होगा या प्रेरित होगा जब परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार हो। मतलब अब इसको थोड़ा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ टर्म आएंगे, देखिएगा। पहला टर्म है कर्षण। कर्षण के बाद है प्रत्याशा, फिर है यांत्रिक निमित्तता। क्या है ये? कर्षण क्या है, प्रत्याशा क्या है, यांत्रिक निमित्तता क्या है? मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम करते हैं। आपके मालिक ने आपसे कहा कि आपने 4-5 घंटे 8 घंटे जितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती थी आपने की। उसके बाद आपके मालिक ने आपसे कहा कि तुम 12 घंटे और काम करो, हम तुमको ओवर टाइम देंगे, इतना ओवर टाइम दे देंगे तुम सोच नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आएगा? 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपके मन में क्या विचार आएगा? सबसे पहले कर्षण आएगा। कर्षण का मतलब यहां पर क्या आएगा आपके मन में? यहां आपके मन में आएगा, क्या मैं जो काम मुझसे कहा जा रहा है उसको करने में दक्ष हूं, या उसको करने के मैं लायक हूं, मैं कर पाऊंगा उतना काम? तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा, क्या मैं उस कार्य को करने में सक्षम हूं। मतलब सबसे पहले हम क्या सोचेंगे किसी काम को करते समय? अगर आपको कोई काम कहा गया है तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे क्या हम ये काम कर पाएंगे। भाई हमको परिणाम तो तभी मिलेगा, वो जो पुरस्कार मिलना है ओवर टाइम का, वो कब मिलेगा? जब ये काम कर पाएंगे। तो पहले तो यही जांच लेना जरूरी है कि क्या हम ये काम कर पाएंगे। अगर हाँ तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब जब यहां जवाब हाँ का मिल जाएगा तो क्या होगा? हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां क्या सोचेंगे? प्रत्याशा में अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? क्या मेरे द्वारा किए गए प्रयास लक्ष्य तक पहुंचेंगे? मतलब यहां तो था क्या हम कर पाएंगे, मतलब हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, शुरुआत भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहां क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हम बीच में ही थक हार के गिर जाएंगे, नहीं, हम लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे ना, क्योंकि अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो फिर प्रयास ही क्यों करें। तो यहां था कि प्रयास कर लोगे, ठीक है आगे बढ़ो।
जब आगे बढ़े तो क्या हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे और अंतिम जो लक्ष्य कहा गया है 12 घंटे का वो कर लेंगे। और जब ये हो जाएगा तो जो परिणाम स्वरूप उसको जो ओवर टाइम में पैसा मिलना है, क्या प्राप्त परिणाम से मुझे लाभ होगा या हानि होगी? तो क्या होगा? अब यांत्रिक निमित्तता क्या है? यांत्रिक निमित्तता का मतलब है हानि लाभ सोचना, ठीक है। यानी कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं किसी चीज को पाने के लिए, उससे मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, यही क्या है? यही यांत्रिक निमित्तता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें कुछ टर्म थे, कर्षण, प्रत्याशा और यांत्रिक निमित्तता। कर्षण का मतलब क्या है कि मैं इस लायक हूं कि इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रत्याशा है, क्या मेरे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। फिर यांत्रिक निमित्तता, जो मैंने काम किए हैं उससे मुझे जो परिणाम मिलेगा वो परिणाम मुझे लाभदायक है या हानिकारक है। तो ये था विक्टर ब्रून का प्रत्याशा सिद्धांत। इसका निष्कर्ष एक और लिख लेते हैं। इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं कि इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया। तो निष्कर्ष क्या आ जाएगा? इसका निष्कर्ष आ जाएगा, किसी व्यक्ति का अभिप्रेरित होना इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा किए गए प्रयास से प्राप्त लक्ष्य उम्मीद के अनुसार पुरस्कार पाता है या नहीं। क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा कि कोई किसी भी व्यक्ति का अभिप्रेरित होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा प्रयासों से जो लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है वो वांछनीय पुरस्कार को प्राप्त करता है कि नहीं करता है। मतलब जो उसने माना था कि हमको 12 घंटे काम करने के बाद जो मिलना चाहिए ओवर टाइम, वो ओवर टाइम उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो ओवर टाइम उसे नहीं मिलेगा तो अगली बार वो काम नहीं करेगा। इन्होंने किया क्या था? ये जो सिद्धांत है ये इन्होंने सन 1964 में दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुछ वर्कर्स को 2 टीमों में डिवाइड कर दिया था और क्या किया था उसके बाद इन्होंने देखा 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कि इन्होंने दोनों पार्टियों से क्या बोला कि तुम भी काम करो, तुम भी काम करो। अब जिस पार्टी को इन्होंने काम करने के बाद, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, सब कुछ किया दोनों ने, जिस पार्टी को इन्होंने ओवर टाइम दे दिया वो तो अगली बार और अच्छे से काम करेगी। अपग्रेड हो गई तो वो और अच्छी मोटिवेट हो गई तो और अच्छा काम करने लगी और बढ़िया करने लगी। और जो दूसरा इन्होंने ग्रुप बनाया था, क्या हुआ था? जो दूसरा ग्रुप बनाया था उसको इन्होंने ओवर टाइम नहीं दिया तो क्या हुआ? तो जब उनको ओवर टाइम नहीं मिला तो हताश निराश हो गए। और अगर बताया ना जाता कि आपके साथ एक रिसर्च की जा रही थी तो शायद वो नौकरी भी छोड़ देते हताश होके या वो आत्महत्या कर लेते। तो इस प्रकार था विक्टर ब्रून का प्रत्याशा सिद्धांत। इन्होंने 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप को इन्होंने बाद में ओवर टाइम दिया था। काम दोनों ने बराबर किया था, काम दोनों बुरी लगन से कर रहे थे, ओवर टाइम मिलना था, पैसा अच्छा खासा मिलना था। तो जिसको इन्होंने पैसा दे दिया था वो तो बेचारे प्रेरित हो गए। उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि हमको ओवर टाइम में इतने रुपए मिलेंगे, उतने उससे ज्यादा मिल गए होंगे, हो सकता उतने मिल गए तो भी उनका काम चल गया, वो प्रेरित हो गए, उन्होंने आगे और अच्छा काम किया। लेकिन जिनको नहीं मिला तो वो क्या होंगे? वो अपग्रेड नहीं होंगे और वो काम और खराब हो जाएगा उनका। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया विक्टर ब्रून का प्रत्याशा सिद्धांत। आइए अब हम लोग देखते हैं हल का सबलीकरण का सिद्धांत। अब हम लोग कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? हल का सबलीकरण का सिद्धांत। हल का पूरा नाम क्या था?
हल का पूरा नाम था क्लार्क लियोनार्ड हल। क्या नाम था इनका पूरा? इनका पूरा नाम था क्लार्क लियोनार्ड हल। ये कहां के थे? ये अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी कुछ किताबें हैं। कौन कौन सी किताबें हैं? 2 किताबें हैं इनकी, देख लेते हैं। इनकी एक पहली किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। दूसरी क्या है? एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। देखिए, हल का पूरा नाम क्या है? क्लार्क लियोनार्ड हल। कहां के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? यहां द लगा लीजिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। कौन कौन सी 2 पुस्तकें हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। इसके बाद इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं, उनको भी जान लेते हैं। आइए, इनके सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं? तो इनके सिद्धांत, जो कि हल का सबलीकरण का सिद्धांत है, इसके कुछ अन्य नाम हैं। पहला नाम क्या है? इसको कहा जाता है आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। अवकलन का मतलब होता है कम करना। सेकंड, फिर है चालक या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। क्या है? चालक या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। तीसरा क्या है? संपोषण का सिद्धांत। क्या है? संपोषण का सिद्धांत। चौथा क्या है? चौथा है सबलीकरण का सिद्धांत, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 4 नाम हैं इस सिद्धांत के। क्या है? ये 4 इस सिद्धांत के नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? आवश्यकता अवकलन, चालक प्रणोद, संपोषण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। इसी चालक न्यूनता सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। अब चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव बोलते हैं। और न्यूनता को मतलब कम करना, तो ड्राइव रिडक्शन। क्या कहते हैं? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। क्लार्क लियोनार्ड हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। हिंदी में क्या होता है, कई नाम हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका यही नाम रहता है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो इंग्लिश के नाम पढ़ लेने से आपको पेपर में पहचान लेना काफी आसान हो जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं इनके सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई गई। अभिप्रेरणा के जो 4 तत्व आप लोगों ने पढ़े थे, अभिप्रेरणा के 4 तत्व इन्हीं के सिद्धांत से लिए गए। क्या हुआ? अभिप्रेरणा के जो 4 तत्व थे वो इन्हीं के सिद्धांत से लिए गए थे। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और सबलीकरण वगैरह जो थे वो इसी से लिए गए थे। तो आइए इनके जो सिद्धांत तत्व थे उनको जान लेते हैं। सबसे पहला तत्व जो आता है वो आता है संतुलन। क्या आता है? संतुलन। आप लोगों ने न्यूटन का प्रथम नियम जरूर पढ़ा होगा। न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया था कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहती है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो संतुलन का मतलब क्या है? कोई वस्तु कोई व्यक्ति संतुलित रहता है जब तक कोई आवश्यकता ना हो।
क्या समझे इससे आप लोग? संतुलन का मतलब है, संतुलन आदमी कब तक रहेगा? हम लोगों को अगर भूख ना लगे, पैसे की आवश्यकता ना हो, या किसी भी चीज की कोई आवश्यकता ना हो, खूब पैसा भर भर के कमरे भर पैसा भरा हो, खाने के लिए भी खूब गल्ला अनाज भरा है, ठीक है, अच्छे संबंध है, सोसाइटी में हमारी इज्जत है, तो क्या हम कभी काम करने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है, जब तक हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम क्या रहेंगे? संतुलित रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टर्म आता है आवश्यकता। क्या आता है? आवश्यकता। अब आवश्यकता क्या है? आवश्यकता वह है जो व्यक्ति को असंतुलित करती है। अब आवश्यकता क्या है? आवश्यकता वह है जो व्यक्ति को असंतुलित करती है। क्यों? क्यों असंतुलित कर रही है? आवश्यकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीड कहते हैं। तो अगर हमें भोजन की आवश्यकता कब होगी? जब हमें भूख लगेगी। तो जब भूख लगेगी तभी भोजन की आवश्यकता होगी ना। जब भूख लगेगी तभी भोजन की आवश्यकता होगी, और तभी क्या होगा? तभी हमारे अंदर तनाव पैदा होगा। अब तनाव कब पैदा होगा? अब इसी तरीके से आ जाता है अगला पॉइंट, चालक या प्रणोद। अब चालक या प्रणोद क्या है? चालक या प्रणोद आवश्यकता द्वारा उत्पन्न तनाव है। जब हमें भूख लगी तो हम क्या करेंगे? भोजन ढूंढेंगे, और जब भोजन ढूंढेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? असंतुलित। भाई जब भूख लग गई, हमें भोजन की आवश्यकता है, तो हम असंतुलित हो जाएंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे, और ढूंढने पे मजबूर कौन करेगा? ये चालक करेगा। यानी कि ये जो तनाव पैदा हो गया कि नहीं अब भोजन ढूंढो, यही क्या है? चालक है। चालक आवश्यकता द्वारा जनित तनाव है। क्या है? चालक क्या है? चालक आवश्यकता की वजह से पैदा हो गया तनाव है। यानी कि जब हमें भूख लगी, भोजन की आवश्यकता हुई, भूख लगी, तो ये भूख क्या हो गई? ये अब हमारे अंदर तनाव पैदा, और यही जो तनाव पैदा हुआ है यही हमको भोजन की तलाश पे जाने के लिए मजबूर कर देगा। तो चालक हो गया। इसके बाद क्या होगा? प्रोत्साहन होगा। अब प्रोत्साहन क्या होगा? सबको पता है प्रोत्साहन क्या होगा? प्रोत्साहन वह है जिस वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। आवश्यकता क्या थी? भोजन, और भोजन मिल गया तो क्या हो गया? आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो प्रोत्साहन क्या हो जाएगी? वह वस्तु जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो। क्या हो? पूर्ति हो। प्रोत्साहन क्या है? वह वस्तु है जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट रह जाता है, एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सबलीकरण। सबलीकरण क्या है? सबलीकरण है वह व्यवहार जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो। मनुष्य वह व्यवहार बार बार करता है। क्या करता है? मनुष्य वह व्यवहार बार बार करता है। देखिए, समझते हैं इसको। हम लोगों को भोजन की आवश्यकता थी, भोजन मिल गया, हमारे जो क्षुधा थी, जो भूख थी, वो शांत हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम हर बार क्या करेंगे? टिफिन अपना लेके आएंगे, बढ़िया, जब भी भूख लगेगी तो उस भोजन को तुरंत खा लेंगे। ये इंतजार नहीं करेंगे कि और पेट कूदे, नहीं। क्या करेंगे? जैसे ही भूख लगेगी, जिस छोटे बच्चों में आपने एक चीज खास देखी होगी, छोटे बच्चों को भूख लगती है तो वो लंच का इंतजार नहीं करते, वो अपना निकाला तुरंत खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबलीकरण क्या है? वह व्यवहार जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसी व्यवहार को आसान बनाना या उसी व्यवहार को लगातार करते रहना क्या है? सबलीकरण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया हल्का सबलीकरण का सिद्धांत।
आइए अब हम लोग देखते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरकों के प्रकार कौन कौन से हैं, और टेबल बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा इसको समझना। मैस्लो, थॉमसन और गैरेट। मैस्लो के अनुसार कौन कौन से अभिप्रेरकों के प्रकार हैं, आइए देखते हैं। थॉमसन के अनुसार कौन कौन से हैं? थॉमसन के अनुसार हैं प्राकृतिक और कृत्रिम। इसके बाद आते हैं गैरेट के अनुसार। इनके अनुसार कौन कौन से हैं? जैविकी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। देखिए जन्मजात में क्या आ जाएंगे? जन्मजात में आ जाएगा भूख, प्यास, निद्रा। भूख, प्यास, निद्रा कैसा है? जन्मजात अभिप्रेरक है। बच्चा पैदा होता है, रोना शुरू कर देता है, तुरंत भूख लगती है उसको। जब भी भूख लगेगी वो रोएगा, रो रो के अपना जब तक रोएगा जब तक उसे भोजन मिल नहीं जाएगा। अर्जित में क्या आ जाएगा? अर्जित में आ जाएगा पैसा, पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगी। ठीक है, ये कैसे हैं? ये कैसे हैं? ये हैं अर्जित। पैसा, धन, संपत्ति कैसे हैं? अर्जित अभिप्रेरक हैं। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक में भी वही आएंगे जो जन्मजात में है। भूख, प्यास, निद्रा। ठीक है, कृत्रिम में वो भी वही आएंगे, पैसा और धन, संपत्ति। फिर इसके बाद जैविकी। जैविकी में भी वही आएंगे जो जन्मजात में आते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? भूख, प्यास। चेंज यहां पर होंगे। कहां पर चेंज होंगे? मनोवैज्ञानिक में। मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से आएंगे? मनोवैज्ञानिक में आएगा सफलता। कौन सा आ जाएगा? सफलता आ जाएगा। सफलता हमारे ऊपर कैसा प्रेशर डालती है? मनोवैज्ञानिक। अगर हम सफल नहीं होंगे, कोई आदमी असफल बार बार हो तो उसके ऊपर क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है। मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ रहा है। तो सफलता कैसा है? एक मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। हर कोई क्या चाहता है? सफल होना चाहता है। ये कैसा है? एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रही है हमारे ऊपर। सामाजिक में कौन सा आ जाएगा? सामाजिक में आ जाएगा सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अभिप्रेरकों के प्रकार। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया अभिप्रेरकों के प्रकार को। आइए अब हम लोग देखते हैं एल्डरफर का ERG सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? एल्डरफर का ERG सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या बताया? अब इसमें इन्होंने जो कुछ भी बताया है वो यहीं पर छुपा हुआ है, इतने में छुपा हुआ है, ERG में। देखिएगा अभी एल्डरफर का जो सिद्धांत है वो त्रिमांग का सिद्धांत है। जैसे मैक्लीलैंड ने दिया था उसी तरीके से इनका भी मांग का सिद्धांत है। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये मैस्लो के सिद्धांत से मिलता जुलता है। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में, अपने मांग सिद्धांत में अपने 5 बताए थे, 5 मांगे थी उनकी। जैविकी थी, सम्मान थी, सुरक्षा थी, अस्वयथार्थीकरण था। इन्होंने उन्हीं 5 मांगों को 3 मांगों में समेटने का प्रयास किया है। देखते हैं एल्डरफर का जो सिद्धांत है मैस्लो के सिद्धांत से मिलता जुलता है। क्या है? मिलता जुलता सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? मिलता जुलता सिद्धांत है। इसमें इन्होंने
3 मांगे बताई हैं। कितनी मांगे बताई हैं? 3 मांगे बताई हैं। अब देखिए, ई फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होगा? अस्तित्व की मांग। किसकी मांग? अस्तित्व। एग्जिस्टेंस माने होता है अस्तित्व, तो अस्तित्व की मांग। फिर है आर। आर से मतलब रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध की मांग। किसकी मांग? संबंध की मांग या संबंधों की मांग लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है जी। जी से ग्रोथ। जी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब वृद्धि एवं विकास की मांग। किसकी मांग है? वृद्धि एवं विकास की मांग। अब देखिए कैसे होगा। अस्तित्व की मांग, जैसे जैविकीय मांग में सबसे पहले मास्लो में क्या आ रहा था? रोटी, कपड़ा और मकान। उसी तरीके से अस्तित्व की मांग में एल्डरफर में क्या आएगा? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन। तो अस्तित्व, हमारे जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए वो गाना था, बस एक सनम चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो उसी तरीके से यहां पर जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। फिर इसके बाद आता है संबंधों की मांग। संबंधों की मांग क्या है? संबंधों में है कि आप रिश्तों को समय दें। जो भी रिश्ते की मांग हो, आपको पहले बता चुके हैं मिडिल फैमिली में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? संबंध बनाए रखना होता है। तो यहां पर रिश्तों की मांग है। इसके बाद क्या था? वृद्धि एवं विकास की मांग। अब आपने देखा होगा मास्लो में हमने बताया था सबसे टॉप पे क्या आ रहा था? आ रहा था स्वयथार्थीकरण। स्वयथार्थी। अब इस संबंधों की मांग में एक और आ जाएगा, रिश्तों को समय, या फिर आप ये समझ सकते सम्मान। सम्मान, अपना आत्मसम्मान, जो मास्लो में यहां पर आ रहा था वो भी इसी में आएगा। किसमें आएगा? संबंधों की मांग में आएगा। रिश्तों में क्या होना चाहिए? सम्मान। बुआ आती पैर छूते हैं आप, फूफा आते पैर छूते हैं, कोई भी बड़ा आता है आपसे पैर छूते हैं, उनको स्वागत सत्कार करते हैं। तो वो सम्मान किसमें आ जाएगा? यहाँ संबंधों की मांग में आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं वृद्धि एवं विकास की मांग में क्या आएगा। हमने यहां पढ़ा था मास्लो में स्वयथार्थीकरण, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को जानना, जिस लक्ष्य को तय किया है उस लक्ष्य को पाना। तो वृद्धि एवं विकास में क्या है? अपने सर्वोच्च लक्ष्य पर पहुंचना। खुद के लिए जो हमने गोल डिसाइड किया है, खुद के लिए जो लक्ष्य बनाया है, उसी को प्राप्त करना, वो क्या है? वृद्धि एवं विकास की मांग है। हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या करें, किस तरीके से प्रेरित हों कि हम अपने अंतिम लक्ष्य जो कि हमने तय किया हुआ है उस पर पहुंच जाएं। तो ये स्वयथार्थी। इस तरीके से आपने देखा कि एल्डरफर जो थे उन्होंने मास्लो की 5 मांगों को इसी में समाहित करने का प्रयास किया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एल्डरफर का ईआरजी सिद्धांत देख लिया है। आइए अब हम लोग देखते हैं मुरे एवं मॉर्गन का शरीर रचना का अभिप्रेरणा सिद्धांत। मुरे एवं मॉर्गन नाम आपने व्यक्तित्व में अवश्य सुना होगा, जब आप लोगों ने टैट परीक्षण पढ़ा होगा, थियोमेट्रिक एप्रिसिएशन टेस्ट को आपने पढ़ा होगा। तो मुरे एवं मॉर्गन ने शरीर रचना संबंधी एक प्रेरणा सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया अभिप्रेरणा का जो स्रोत है वो बाहर जगत में नहीं होता है, बल्कि वह शरीर के अंदर ही होता है। तो क्या बताया इन्होंने बताया अभिप्रेरणा का स्रोत शरीर के बाहर ना होकर शरीर में ही होता है। ठीक है,
कैसे? अगर हम लोग भूख को एक प्रेरक मान ले तो जो प्रेरणा है या जो भूख लगती है, तो भूख क्या बाहर रखे उद्दीपक भोजन को लगती है? नहीं ना। जैसे हम भूख को एक प्रेरक मान ले तो भूख क्या भोजन को लगेगी जो बाहर रखी है? नहीं लगेगी ना। भूख किसको लगेगी? हमारे शरीर को लगेगी। तो भूख को अगर प्रेरक मानेंगे तो भूख भोजन को ना लगकर भूख कहां पैदा होगी? हमारे शरीर में पैदा होगी, तभी तो हम भोजन खाएंगे। तो भूख, इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। भूख को एक प्रेरक मान ले तो यह बाहर रखे उद्दीपक भोजन में ना होकर मनुष्य के शरीर में होती है। तो देखा आप लोगों ने कि अगर भूख को एक प्रेरक मान लिया जाए तो जो अभिप्रेरणा है, जो प्रेरणा है वो कहां होगी? बाहर रखे हुए भोजन में नहीं है। वो भूख कहां पैदा हो रही है? वो हमारे शरीर में ही पैदा हो रही है। तो ये इन्होंने ये बात बताई कि अभिप्रेरणा मनुष्य के शरीर में ही पैदा होती, वो बाहर जगत में कहीं आपको नहीं मिलेगी। वो कहां मिलेगी? मनुष्य के शरीर में ही प्रेरणा का स्रोत होता है। भूख हमें लगेगी, भोजन हमें चाहिए, तो वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये था मुरे एवं मार्गन का शरीर रचना का अभिप्रेरणा सिद्धांत।